हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रेड वीकली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो वीकली करंट अफेयर है भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज के सेशन में हम 18 से लेकर 24 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपके लिए कवर करेंगे। दोस्तों, इस सेशन में आपको ऑल टॉपिक कवरेज मिलेगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलेंगे और पूरा एनालिसिस होगा डिटेल में। यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको रूट एप्लीकेशन से इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों डेली होता है क्विज रात को 10 बजे। हमारे टेलीग्राम पर आपको डेली क्विज भी मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस सेशन का दो ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव है आपका टेस्ट लेना और दूसरा ऑब्जेक्टिव है फ्रेंड्स आपका रिवीजन कराना। तो आप दोनों ऑब्जेक्टिव से इस सेशन को देख सकते हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठिए, जितने भी प्रश्न मैं बोलूं उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स पर और साथ में अपने कॉपी पे भी लिखिए और ईमानदारी से बताइए कि आपने टोटल कितना स्कोर किया है। दोस्तों, संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। ये बात बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। हम जितना ज्यादा स्ट्रगल करते हैं हम उतना ही ज्यादा मजबूत होते जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर आप सभी के सामने आने वाला है। हाल ही में सिंगापुर ओपन 2022 बैडमिंटन का खिताब किसने जीत लिया है? Who has won the Singapore Open 2022 बैडमिंटन टाइटल? तो दोस्तों ये है पीवी सिंधु जी। पीवी सिंधु जी ने हाल ही में सिंगापुर ओपन 2022 बैडमिंटन का खिताब जीता है। दोस्तों, पीवी सिंधु ने भारत को 2 ओलंपिक मेडल दिलाए हैं। तो दोस्तों, भारत की डबल ओलंपिक मेडल विजेता है कौन? पीवी सिंधु। इन्होंने सिंगापुर ओपन सुपर 500 सीरीज खिताब जीत लिया है। दोस्तों, फाइनल में इन्होंने किसको हराया है? तो फाइनल में इन्होंने चीन की ZY वांग को हरा दिया है। दोस्तों, इस साल इससे पहले बात करें तो पीवी सिंधु जी ने सैयद मोदी और स्विस ओपन जीता है। दोस्तों, पीवी सिंधु सिंगापुर ओपन जीतने वाली तीसरी खिलाड़ी बनी है। ये वो ट्रॉफी हासिल करने वाली दूसरी भारतीय शटलर भी हैं। इनसे पहले साइना नेहवाल 2010 और साई प्रणीत 2017 में ये टाइटल जीत चुके हैं। पीवी सिंधु जी के बारे में आइए कुछ अचीवमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पीवी सिंधु जी ने ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं, एक सिल्वर मेडल है और एक ब्रॉन्ज मेडल है। बैडमिंटन करियर की शुरुआत इनकी 2003 में हुई थी। 2013 में पीवी सिंधु जी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया और 2016 में पीवी सिंधु को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के पद से हाल ही में किसने इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों, इनका नाम है नरेंद्र बत्रा। क्या नाम है इनका? नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा जो है, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है। साथ में इन्होंने फ्रेंड्स अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्यता को भी छोड़ दिया है। भारतीय ओलंपिक संघ से भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, यहाँ पे बात आ रही है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की, तो मैं आपको बताता हूँ इसकी स्थापना कब हुई है। 1924 में इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में और थियरी व्हील प्रेजेंट में इसके सीईओ हैं। कौन है? थियरी व्हील। यहाँ पे ग्रेग बार्कले लिखा हुआ है, तो ग्रेग बार्कले कौन है? ये आईसीसी के चेयरमैन है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनका क्या नाम है? सैफ अहमद। क्या नाम है इनका? इनका नाम है सैफ अहमद। ये किस देश के हैं? ये इजिप्ट देश के हैं। किस देश के हैं ये इजिप्ट देश के हैं। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हाल ही में भूपिंदर सिंह जी का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? भूपिंदर सिंह हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? तो दोस्तों, ये संगीतकार थे, ये सिंगर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। 18 जुलाई को लंबी बीमारी के बाद इनका निधन हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये पंजाब राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? पंजाब राज्य से। दोस्तों, इनके पिता का क्या नाम है? नत्था सिंह। यह एक प्रोफेसर थे, साथ में बेहतरीन संगीतकार भी थे। यहाँ पे बात हमने निधन की है, तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के बारे में जिनका हाल ही में निधन हुआ है। हाल ही में पंजाब के पूर्व स्पीकर का निधन हुआ है। इनका नाम है निर्मल सिंह कहलो। क्या नाम है? निर्मल सिंह कहलो। हाल ही में मैक्सिको के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ है। इनका नाम है लुइस एचेवेरिया। हाल ही में प्रसिद्ध पुरातत्वविद इनामुल हक का निधन हो गया है।
हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता अवध कौशल जी का निधन हो गया है। चलिए फ्रेंड्स, फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट जारी की गई। इसमें भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत को रैंक मिली है 87। भारत को कौन सा प्लेस मिला है? 87। दोस्तों 2022 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 199 पासपोर्ट को शामिल किया गया है। ये रैंकिंग किसके द्वारा जारी की जाती है? IATA के द्वारा, IATA के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसे बोला जाता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। सबसे पहली बार कब जारी किया गया था? 2006 में इसका सबसे पहला संस्करण जारी किया गया था। सबसे ऊपर कौन सा देश है? तो सबसे पहले स्थान पर जापान है। सबसे पहले स्थान पर जापान है। जापान के लोग 193 कंट्रीज में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है सिंगापुर और दक्षिण कोरिया। दूसरे प्लेस पर कौन सा है? सिंगापुर और साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया। ठीक है, इसके पासपोर्ट से 192 देशों में बिना वीजा जाया जा सकता है। और तीसरे प्लेस पर है फ्रेंड्स जर्मनी और स्पेन। तीसरे प्लेस पर कौन है? जर्मनी और स्पेन। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, G7 का जो समिट हुआ है कहां पर हुआ है? जर्मनी में हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी है? हु हैज बिकम द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो दोस्तों इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू। यहां अन्य ऑप्शन भी हैं, आइए देख लेते हैं। यहां पे लिखा मीरा कुमार। तो मीरा कुमार जो है ये सबसे पहली महिला लोकसभा स्पीकर थी। निर्मला सीतारमण प्रेजेंट में फाइनेंस मिनिस्टर हैं। स्मृति ईरानी जी के पास कौन सा मंत्रालय है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं, द्रौपदी मुर्मू जो है ये 5.77 लाख वोट पाकर के थर्ड राउंड में जीत गई थी। यशवंत सिन्हा जी को 2.61 लाख वोट मिले हैं। देखिए फ्रेंड्स, मुर्मू जी इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। और पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी फ्रेंड्स? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे संविधान में जो राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, किस पार्ट में बताया गया है? पार्ट 5 में बताया गया है, भाग 5 में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। दोस्तों राष्ट्रपति को कितनी सैलरी मिलती है हर महीने? 5 लाख रुपए की सैलरी मिलती है। और देखिए फ्रेंड्स, ये 5 साल के लिए क्या किया जाता है? 5 साल के लिए बनाया जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है। दूसरा, 35 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 35 साल आपकी मिनिमम आयु होनी चाहिए देश के राष्ट्रपति बनने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। आइए देखते हैं छठवां महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स की घोषणा हुई। 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है अजय देवगन को और सूर्या को। देखिए फ्रेंड्स, अजय देवगन जो है तानाजी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड इन्हें मिला है और सोरा राय पोट्रू के लिए सूर्या को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। इन अवार्ड्स की घोषणा 22 जुलाई 2022 को हुई है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। बेस्ट हिंदी फिल्म कौन सी है? तो बेस्ट हिंदी फिल्म है तुलसीदास। बेस्ट हिंदी फिल्म का नाम क्या है? तुलसीदास नाम है। बेस्ट फीचर फिल्म है सोरा राय पोट्रू। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? तो इनका नाम है अपर्णा बाल मुरली। क्या नाम है इनका? अपर्णा बाल मुरली। सोरा राय पोट्रू के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट है मध्य प्रदेश। बेस्ट तेलुगु फिल्म है कलर फोटो। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हाल ही में उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों में जागरूकता बढ़ाने के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग ने किस नाम से शुभंकर को लॉन्च किया है? तो दोस्तों शुभंकर का नाम है जागृति। क्या नाम है? जागृति। जागृति है मेरा नाम, उपभोक्ता सशक्तिकरण मेरा काम। दोस्तों ये जो शुभंकर है क्या करेगा? सशक्त उपभोक्ता के रूप में दिखाया जाएगा, जो उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा दे रहा है और उपभोक्ताओं के सामने जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं
देखिए फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे दूं। डाउनलोड कीजिए रूट एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको मिलेगा लाइव बैचेस। बहुत सारे विषयों के आपको लाइव बैचेस मिलेंगे। बहुत सारे कोर्सेस आने वाले हैं, बहुत सारे टीचर आने वाले हैं जहाँ पर आपको वो लाइव पढ़ाएंगे। अभी प्रेजेंट में यहाँ पर कौन कौन से बैच चल रहे हैं? साइंस स्पेशल बैच जो कि मेरे द्वारा चलाया जा रहा है, हिस्ट्री स्पेशल बैच, अरिथमेटिक स्पेशल बैच बाय निशित सर, पॉलिटी स्पेशल बैच बाय पंकज सर। तो ये सारे स्पेशल बैचेस चल रहे हैं। आपको लाइव एनरोल करना है रूट एप्लीकेशन पर। यदि आपको इन सभी बैचेस को ज्वाइन करना है तो आप रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको ये सारे बैचेस मिलेंगे। बहुत सारे अमेजिंग कोर्सेज आने वाले हैं। अपने बैचेस के लिए एनरोल करें। इन समस्याओं को हल कर रहा है। दोस्तों, उपभोक्ता मामलों के मीडिया अभियानों का टैगलाइन क्या है? जागो ग्राहक जागो। क्या है टैगलाइन? जागो ग्राहक जागो। देखिए फ्रेंड्स, उपभोक्ता मामलों के मंत्री का क्या नाम है? तो इनका नाम है पीयूष गोयल जी। क्या नाम है इनका? पीयूष गोयल जी। प्रेजेंट में राज्य मंत्री कौन है उपभोक्ता मामलों के? साध्वी निरंजन ज्योति और अश्विनी कुमार चौबे। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के आउटगोइंग मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन बने हैं? इनका क्या नाम है? तो दोस्तों, इनका नाम है आशीष कुमार चौहान। क्या नाम है? आशीष कुमार चौहान। ये किनका स्थान ले रहे हैं? ये विक्रम लिमये का स्थान ले रहे हैं, जिनका कार्यकाल 16 जुलाई को खत्म हुआ। इसके बाद सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड सेबी ने किसे बनाया है? आशीष कुमार चौहान को NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का क्या बनाया? मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है। देखिए फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा सकता है कि NSE की स्थापना कब हुई? NSE क्या है? तो NSE जो है भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई है? 1992 को इसकी स्थापना की गई है। देखिए फ्रेंड्स, सेबी की स्थापना कब हुई है? 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई है। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम क्या होता है फ्रेंड्स? इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो भारत में स्टॉक इन्वेस्टर्स हैं उनके राइट्स का संरक्षण करना, कहीं उनके साथ कोई गलत काम ना हो जाए, उनके पैसे डूबे ना, सही जगह इन्वेस्टेड रहें, सही प्रकार से रिटर्न मिले, किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचाने का काम सेबी का होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने नियुक्तियों की बात की है, तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियों के बारे में। हाल ही में RK गुप्ता को, किसे? हाल ही में RK गुप्ता को क्या बनाया गया है? इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है, उपचुनाव आयुक्त बनाया गया है। हाल ही में ब्रजेश कुमार उपाध्याय को क्या बनाया गया है? गोवा शिपयार्ड का नया प्रमुख बनाया गया है। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हाल ही में किस राज्य में डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है? इन विच स्टेट द फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत हैज बीन स्टार्टेड? तो डिजिटल लोक अदालत हाल ही में राजस्थान राज्य में इसकी शुरुआत की गई है। दोस्तों, ये जो लोक अदालत है ना, ये इंडिया की पहली मॉडर्न डिजिटल लोक अदालत है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। देखिए फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन जो है 18वें अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण सम्मेलन के दौरान भारत के राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष उदय उमेश ललित जी के द्वारा की गई है। दोस्तों, इसका काम क्या होगा? जो लंबित मुकदमे हैं, जो लंबित केसेस हैं, उन सभी को जल्द से जल्द सॉल्व करना डिजिटल लोक अदालत का उद्देश्य है। दोस्तों, हाल ही में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट भी जारी की है। उसमें बताया है कि भारत में यदि हर मामले को सॉल्व किया जाए तो उसको सुलझाने में 324 दिन लगेंगे। देखिए फ्रेंड्स, भारत के प्रेजेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? NV रमणा है। क्या नाम है इनका? NV रमणा। किस नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं? 48th नंबर के। भारत के केंद्रीय कानून और राज्य मंत्री हैं किरण रिजिजू। देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। हाल ही में राजस्थान राज्य ने राइट टू हेल्थ विधेयक पेश किया है और देश का पहला राज्य बन गया है। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, ये जो लॉन्च किया गया है, किस राज्य से रिलेटेड है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। वहां के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि गेम्स के प्रति जो बच्चों का रुझान है बढ़े। दोस्तों, मुख्यमंत्री इनका क्या नाम है? कौन है ये मुख्यमंत्री? इनका क्या नाम है? इनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने ये बताया है कि इसका शुभारंभ 29 अगस्त 2022 को होगा।
इसके तहत क्या किया जाएगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में 150 बालक और 150 बालिकाओं को हर महीने 1500 रुपए का स्कॉलरशिप मिलेगा। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स, और इसी अवसर पर 8 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को खेल छात्रवृत्ति स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप मिलेगा, ताकि वो अपने स्पोर्ट्स को कंटिन्यू कर सके और आगे बढ़ सके और देश का नाम रोशन कर सके। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई है, 2000 में। कब हुई है, 9 नवंबर 2000 में इसकी स्थापना हुई है। उत्तराखंड राज्य में टोटल कितनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कितनी सीट है वहां पे विधानसभा में, 70 सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 3 सीटें हैं। लोकसभा में कितनी सीटें फ्रेंड्स, 5 सीटें हैं। देखिए फ्रेंड्स, 11th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये रहा, भारत का पहला 100% लैंड लॉर्ड प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया है, विच हैज बिकम द फर्स्ट 100% लैंड लॉर्ड मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। क्या नाम है इसका, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये किस स्थान पर है, महाराष्ट्र में है, मुंबई में है। देखिए यहाँ पे शब्द लिखा हो लैंड लॉर्ड। लैंड लॉर्ड का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। लैंड लॉर्ड बंदरगाह का ऐसा मतलब होता है जहां पर जो टर्मिनल होते हैं वो निजी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियों को पट्टे पर दे दिए जाते हैं, जबकि बंदरगाह का जो प्राधिकरण होता है, जो पोर्ट की अथॉरिटी होती है, इसमें केवल भूमि का स्वामित्व रखता है। यानी फ्रेंड्स यहाँ का जो सरकार है, यहाँ की जो सरकार है उसके अंडर आएगा बंदरगाह का प्राधिकरण, पूरा कंट्रोल आएगा, लेकिन कुछ हिस्सा वो क्या कर देते हैं, प्राइवेट कंपनियों को पट्टे पर दे देते हैं, निजी कंपनियों को दे देते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट डाटा बता दूं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बारे में। दोस्तों हाल ही में लॉयड्स लिस्ट टॉप 100 पोर्ट्स की सूची जारी की गई और इसमें जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को 100 वैश्विक ग्लोबल बंदरगाहों में कौन सा स्थान मिला है, 26वां स्थान मिला है। एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको और भी दे देता हूं, हाल ही में 2021 में फरवरी महीने में संसद ने प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम 2021 को पारित किया है। देखिए जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है इसे एक और नाम से हम जानते हैं, इसे हम कहते हैं न्हावा शेवा पोर्ट कहते हैं। दोस्तों भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, ये नवी मुंबई में स्थित है। इसे मुंबई पोर्ट के भीड़ को कम करने के लिए डेवलप किया गया है। चलिए फ्रेंड्स आइए देखते हैं 12th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स। मारियो द्रागी ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों ये इटली के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। 21 जुलाई 2022 को इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। किस सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिटी सरकार को। क्या कारण है कि फ्रेंड्स इन्हें इस्तीफा देना पड़ा? दोस्तों इनकी गठबंधन की सरकार थी, कोalition गवर्नमेंट थी जो टूट गई है। इनके 3 मुख्य सहयोगियों ने विश्वास मत में भाग लेने से इनकार कर दिया है। देखिए यहाँ पे इटली देखिए आप लोकेशन पर, क्योंकि इटली की बात आ रही है तो इटली आप देख पा रहे हैं। दोस्तों इटली की राजधानी क्या है? तो इटली की कैपिटल है रोम। इटली में प्रेसिडेंट का क्या नाम है? सर्जियो मैटरेला। इटली यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक देश है। इसकी मुख्य भूमि किस तरीके से पेनिसुलर है, प्रायद्वीपी है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जिसका 3 हिस्सा पानी से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। देखिए इटली के नॉर्थ में आल्प्स पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला है? आल्प्स पर्वतमाला है। और इटली जो है फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया इससे घिरा हुआ, इसकी सीमाएं घिरी हुई हैं। इटली यूनान के बाद यूरोप का दूसरा प्राचीनतम राष्ट्र है। यहाँ की 2 प्रमुख नदियां हैं, एक नदी का नाम है पो रिवर और दूसरी का नाम है टाइबर। दोस्तों पो को इटली की गंगा कहा जाता है और रोम जो कैपिटल है इटली की, टाइबर नदी के किनारे है। चलिए फ्रेंड्स आइए देखते हैं 13th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स। हाल ही में ISSF निशानेबाजी विश्व कप हुआ। इसमें 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने टोटल 8 मेडल जीते हैं। कितने? 8 मेडल। अब दोस्तों ये जो निशानेबाजी विश्व कप है इसका आयोजन कहां पर हुआ है? साउथ कोरिया में हुआ है, चेंगवोन में हुआ है। भारत ने 8 मेडल जीते हैं। इसमें 3 गोल्ड है, 4 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज है। दोस्तों अर्जुन बाबूतो, शाहू तुषार माने और पार्थ मकीजा ने 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में गोल्ड जीता है। देखिए यहाँ पे ISSF की बात आ रही है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इसकी स्थापना हुई है 1907 में। इसका हेडक्वार्टर है म्यूनिच जर्मनी में। कहां पर है? म्यूनिच जर्मनी में। प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर लिसिन। क्या नाम है इनका?
व्लादिमीर लिसिन इसके प्रेसिडेंट है। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं 14th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 35 साल की सेवा के बाद हाल ही में किस पनडुब्बी को सेवा मुक्त कर दिया गया, इसका क्या नाम है? तो दोस्तों इसका नाम है INS सिंधु ध्वज। क्या नाम है? INS सिंधु ध्वज। देखिए फ्रेंड्स, 16 जुलाई को INS सिंधु ध्वज को क्या किया गया है फ्रेंड्स? डीकमीशन किया गया है। 35 साल की सेवा के बाद इसे डीकमीशन विशाखापत्तनम में किया गया है। दोस्तों इस पनडुब्बी की सेवा मुक्त यानी डीकमीशन के बाद नौसेना के पास टोटल 15 पारंपरिक पनडुब्बियां हैं, 15 कन्वेंशनल सबमरीन है। INS सिंधु ध्वज को 1987 में नौसेना में शामिल किया गया। यहाँ पे बात आ रही नौसेना की, तो आइए जानते हैं नौसेना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इंडियन नेवी की स्थापना कब हुई है फ्रेंड्स? तो 26 जनवरी 1950 को इंडियन नेवी की स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। हर साल हम 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? इंडियन नेवी डे। अब देखिए फ्रेंड्स, नेवी के प्रेजेंट में चीफ कौन है, अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है एडमिरल आर हरि कुमार। क्या नाम है? एडमिरल आर हरि कुमार। और प्रेजेंट में वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? वाइस एडमिरल सतीश नामदेव। क्या नाम है इनका? वाइस एडमिरल सतीश नामदेव। चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं 15th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं 15th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो 15वां महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहा, हाल ही में किस देश ने FIH महिला हॉकी विश्व कप को जीत लिया है? तो दोस्तों नीदरलैंड ने हाल ही में FIH महिला हॉकी विश्व कप को जीता है। दोस्तों ये कब हुआ है? 17 जुलाई को फाइनल मुकाबला हुआ और 17 जुलाई को अर्जेंटीना को 3-1 से हराकर इन्होंने 9वां FIH महिला हॉकी विश्व कप को जीत लिया है। तीसरे स्थान पे कौन सा देश था? तीसरे स्थान पर था ऑस्ट्रेलिया। तीसरे प्लेस पे था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने जर्मनी को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया है और अपना पहला विश्व कप पदक भी जीता है। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए FIH महिला हॉकी विश्व कप का कौन सा संस्करण था, तो ये 15वां संस्करण था। दोस्तों कहां पर इसका आयोजन हुआ है? इसका आयोजन हुआ है स्पेन और नीदरलैंड में। कहां पर इसका आयोजन हुआ है? स्पेन और नीदरलैंड में। कब से कब तक हुआ है? 1 से लेकर 17 जुलाई तक इसका आयोजन किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं 16th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हाल ही में सेवानिवृत्त सेना अधिकारी राज शुक्ला को किस आयोग का मेंबर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इन्हें UPSC का हाल ही में मेंबर बनाया गया है। सेवानिवृत्त सेनाधिकारी राज शुक्ला को UPSC का सदस्य बनाया गया है। दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जो हैं, इन्होंने भारतीय सेना में 40 सालों से अधिक काम किया है। देखिए फ्रेंड्स, राज शुक्ला जी को 2021 में परम विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। यहाँ पे बात UPSC की आ रही, तो UPSC से रिलेटेड आइए फैक्ट्स को जानते हैं। UPSC के प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है? तो इनका नाम है मनोज सोनी। लिखिए आप मेरे साथ, मनोज सोनी। UPSC की स्थापना कब हुई है? 1 अक्टूबर 1926 को UPSC की स्थापना हुई है। दोस्तों UPSC का मेन फंक्शन क्या है? भर्ती करना। ये केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। ये भारत में क्या करती है? जो A लेवल के ऑफिसर्स होते हैं उन्हें रिक्रूट करती है। दोस्तों किस आर्टिकल में UPSC की स्थापना के बारे में बताया गया है? आर्टिकल 315 में 315 में UPSC के गठन के बारे में बताया गया है। साथ में भारत के विभिन्न राज्यों में लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में भी बताया गया है। दोस्तों जो UPSC के मेंबर्स होते हैं उनकी नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में किसमें बताया गया है? आर्टिकल 316 में बताया गया है। दोस्तों UPSC के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले पूर्ण हो जाए। UPSC में कितने मेंबर्स होते हैं? तो UPSC में 9 से लेके 11 मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए फ्रेंड्स देखते हैं 17th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हाल ही में भारत के पहले मानव वाहक ड्रोन, क्या नाम है इसका? वरुण नाम है। इसका अनावरण कहां पर किया गया है? तो इसका इनॉग्रेशन किया गया न्यू दिल्ली में। दोस्तों ये भारत का पहला ऐसा टाइप का ड्रोन है जो मानव को क्या कर सकता है? मानव के 130 किलोग्राम पेलोड को ले जा सकता है। इसका इनॉग्रेशन नई दिल्ली में किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, वरुण जो है एक पायलट रहित ड्रोन है जिसे भारतीय स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के द्वारा डेवलप किया गया है। दोस्तों ये 25 किलोमीटर की रेंज के साथ 25 से 35 मिनट तक उड़ान भर सकता है। चलिए फ्रेंड्स,
आइए देखते हैं 18th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। स्वनिर्भर नारी योजना, इसे किस राज्य में शुरू किया गया है? इन विच स्टेट स्वनिर्भर नारी स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड? तो दोस्तों असम राज्य में स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की गई है। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। इन्होंने स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की है। इसका मकसद क्या है? इसमें क्या होगा, जो स्वदेशी बुनकर हैं, जो इंडिजीनियस बुनकर हैं, उन्हें सशक्त बनाया जाएगा और वस्त्रों और हथकरघा जो विरासत है, हैंडलूम यानी हाथ से बने हुए जो इनके मटेरियल हैं, उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। उनके प्रोटेक्शन को सुनिश्चित करने की एक योजना है। देखिए फ्रेंड्स, इस योजना में राज्य हैंडलूम और वस्त्रों की विरासत को कंजर्व संरक्षित करने में मदद प्रदान करेगा। देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यह रहा, हाल ही में NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 जारी की गई। इसके अनुसार भारत में उच्च शिक्षा के लिए सबसे अच्छा संस्थान कौन सा है? तो सबसे अच्छा संस्थान है IIT मद्रास। दोस्तों ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी किया गया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री, क्या नाम है इनका? धर्मेंद्र प्रधान नाम है। इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग का 7वां संस्करण जारी किया है। दोस्तों ओवरऑल कैटेगरी में सबसे ऊपर कौन है? IIT मद्रास है। वहीं पे फ्रेंड्स IISc बेंगलुरु दूसरे स्थान पर है और IIT बॉम्बे तीसरे स्थान पर है। दोस्तों एम्स दिल्ली की बात करें तो ये भारत का सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज है। IIM अहमदाबाद मैनेजमेंट श्रेणी में सबसे ऊपर है। चलिए फ्रेंड्स आइए देखते हैं 20वां महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी किसे बनाया जाएगा? तो दोस्तों वाराणसी को बनाया जाएगा। किसे? बनारस को बनाया जाएगा पहली सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत क्या करेगा सितंबर 2022 में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको का फुल फॉर्म है, इसकी अध्यक्षता ग्रहण करेगा। और वाराणसी जो है 2022-23 के लिए कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बनाई गई है। दोस्तों यहाँ पे बात आ रही स्को की, तो मैं आपको स्को से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूँ। स्को का गठन कब हुआ है? 2001 में। ठीक है, स्को में कौन कौन से देश शामिल हैं? इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, यानी टोटल इसमें कितने? 8 देश शामिल हैं स्को में। इसका मुख्यालय कहां पर है? बीजिंग, चीन में इसका मुख्यालय है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रहा, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए कौन सी योजना तैयार की गई है? तो दोस्तों इस योजना का नाम है नमस्ते योजना, नमस्ते स्कीम। नमस्ते का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। अब आई फ्रेंड्स समझते हैं कि यह योजना क्यों लॉन्च की गई है। दोस्तों जो सीवर के अंदर काम करते हैं, जो सेप्टिक टैंक के अंदर जो श्रमिक काम करते हैं, तो सेप्टिक टैंक से बहुत सारी जहरीली गैस निकलती है। उस जहरीली गैस की वजह से इन श्रमिक की डेथ हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका उद्देश्य है भारत में स्वच्छता कार्यों में शून्य मृत्यु जैसे परिणाम प्राप्त करना और सभी सीवर और सेप्टिक टैंक स्वच्छता श्रमिकों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना। यह योजना कब लॉन्च की जाएगी, कब शुरू की जाएगी? 16 अगस्त 2022 को 16 अगस्त 2022 को इस योजना को लॉन्च किया जाएगा। भारत के 500 शहरों में इसकी शुरुआत की जाएगी। देखिए यहाँ पे योजनाओं की बात आ रही है, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स के नाम बता रहा हूं जो हाल ही में शुरू किए गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स डिजिटल इंडिया की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई है। स्किल इंडिया की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को हुई है। 15 जुलाई 2015 को हुई है। PM जनधन योजना ये 28 अगस्त 2014 को शुरू हुआ है। 28 अगस्त 2014 को। PM मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को उसकी शुरुआत की गई है। चलिए फ्रेंड्स आइए देखते हैं 22 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हाल ही में 13th पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता कहां पे शुरू किया गया है? तो दोस्तों कहां पे किया गया है? बर्लिन में। दोस्तों जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। यहां पर 2 दिन की अनौपचारिक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता जर्मनी अवश्य कर रहा है। यहां पर शुरू हो रहा है पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता। इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? इसका उद्देश्य है जलवायु कार्रवाई के इम्प्लीमेंटेशन में रिफॉर्म लाना, सुधार लाना। और दोस्तों जो कि COP27 का मुख्य लक्ष्य भी है। COP27 कहां पर होने वाला है?
तो COP27 होने वाला है इजिप्ट कायरो में। कहाँ पर हो रहा है? इजिप्ट कायरो में इसका आयोजन होने वाला है, इजिप्ट में होने वाला है। COP26 कहाँ पर हुआ था? ग्लासगो स्कॉटलैंड में COP26 का सम्मेलन आयोजित हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं 23rd इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हाल ही में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया 2021। इस रिपोर्ट में प्रमुख राज्यों में सबसे पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो सबसे पहला स्थान प्राप्त किया है कर्नाटक राज्य ने। यह इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया है। दोस्तों, कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक जो है सबसे बेहतर राज्य है इनोवेशन में। वहीं पे लिखा हुआ मणिपुर, तो मणिपुर की बात करें तो पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में पहला स्थान मणिपुर का है। चंडीगढ़ की बात करें फ्रेंड्स, तो चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश में सबसे आगे है चंडीगढ़। इन तीनों को आप याद रखिएगा, इन्हें इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में इस प्रकार से रैंकिंग मिली है। दोस्तों, नीति आयोग के प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है? ये हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई है। नीति आयोग के प्रेजेंट में उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी जी हैं। नीति आयोग के प्रेजेंट में सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं 24th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हाल ही में ONGC विदेश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए? इनका क्या नाम है? तो दोस्तों, इनका नाम है राजश्री गुप्ता। क्या नाम है? राजश्री गुप्ता। दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है ONGC और इसे महारत्न कंपनी का दर्जा भी प्राप्त है। इसकी विदेश निवेश इकाई है, इसका नाम है ONGC विदेश लिमिटेड। इसके नए प्रबंध निदेशक के तौर पर राजश्री गुप्ता ने पदभार को संभाला है। ये किनके स्थान पर आए हैं? ये आलोक गुप्ता के स्थान पर आए हैं। ONGC का फुल फॉर्म क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। प्रेजेंट में ONGC के चेयरमैन कौन है? तो इनका नाम है अलका मित्तल। क्या नाम है इनका? अलका मित्तल। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स। द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेथेमम से इसे किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया इस अवार्ड से? तो ये है शिंजो आबे, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनकी 8 जुलाई 2022 को गोली मार करके हत्या कर दी गई है। जापान की सरकार ने मरणोपरांत यानी मरने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी को जापान का सर्वोच्च सम्मान द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेथेमम से सम्मानित किया और ये फैसला किया है। दोस्तों, शिंजो आबे जो हैं जापान के चौथे ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्हें यह अवार्ड मिला है। इसके पहले शिगेरू योशिदा, सेकंड है इसाकू सातो और तीसरे हैं यासुहिरो नाकोसोन। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं 26वां महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में असम और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीमा विवाद सुलझाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो हाल ही में असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य ने दोनों ने मिलकर के सीमा विवाद को सुलझाने के लिए समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किया है। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। इन्होंने नमसाई में नमसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किया है और इस घोषणा के अनुसार जो विवादित गांवों की संख्या 123 के बजाय कितनी कर दी गई है? 86 कर दी गई, 86 कर दी गई है। 28 गांव कहाँ पे गए? 28 गांव जो कि अरुणाचल प्रदेश की संवैधानिक सीमा के भीतर है, वो राज्य के भीतर ही रहेंगे। इसमें विवादित गांवों की संख्या को कम कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं 27th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति, क्या नाम है इनका? बदारा एलियोजूफ, ये भारत के दौरे पर आए। तो दोस्तों, ये जो उपराष्ट्रपति हैं गाम्बिया के हैं। गाम्बिया के उपराष्ट्रपति बदारा एलियोजूफ ये 18 जुलाई 2022 को भारत के दौरे पर पहुंचे। ये भारत के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। दोस्तों, बदारा एलियोजूफ जो है किसमें पार्टिसिपेट लेंगे? एक द्विपक्षीय कार्यक्रम है, ये है CII एक्जिम बैंक कॉन्क्लेव 2022। इसमें भारत अफ्रीका विकास साझेदारी पर 17वां CII एक्जिम बैंक कॉन्क्लेव जो है 19 जुलाई 2022 को उसका आयोजन होगा। इसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे बात आ रही एक्जिम बैंक की, तो मैं आपको एक्जिम बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स दे देता हूँ। एक्जिम बैंक की स्थापना 1982 में हुई है। ठीक है, 1982 में। ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की फाइनेंसिंग, इसे सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए शीर्ष फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में इसकी स्थापना हुई है।
ये जो बैंक है मुख्यतः भारत से किए जाने वाले निर्यात यानी एक्सपोर्ट के लिए ऋण प्रदान करता है, लोन प्रदान करता है। इसका रेगुलेशन आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, 28th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर से रहा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, क्या नाम है इनका, विनीत सरन नाम है, ये किस संस्था के नैतिक अधिकारी और लोकपाल नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज विनीत सरन हैज बीन अपॉइंटेड एज द एथिक्स ऑफिसर एंड लोकपाल ऑफ बीसीसीआई इंस्टीट्यूशन। दोस्तों, ये बीसीसीआई के क्या बनाए गए हैं? नैतिक अधिकारी और लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों, ये किनका स्थान लेंगे? ये डीके जैन का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल जून 2021 में समाप्त हो गया था। दोस्तों, 65 वर्ष के हैं। कौन? सरन जी। ये ओडिशा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ कर्नाटक और इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं। दोस्तों, लोकपाल का क्या काम होता है? पारदर्शिता को मेंटेन करके रखना, यानी किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की कोई शिकायत आती है तो उसका निवारण करना। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकपाल की नियुक्ति की जाती है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं बीसीसीआई के बारे में, तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई है, ठीक है, 1928 में। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। बीसीसीआई के प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं, इनका नाम है सौरभ गांगुली। कौन है? सौरभ गांगुली जी हैं। 29th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रहा। फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची जारी की गई है। इसमें गौतम अडानी को कौन सा स्थान मिला है? गौतम अडानी को मिला है चौथा स्थान। कौन सा स्थान मिला है? चौथा स्थान मिला है। दोस्तों, टॉप 10 में दूसरे भारतीय भी हैं, इनका क्या नाम है? मुकेश अंबानी। क्या नाम है इनका? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी है 10वें स्थान पर है। दोस्तों, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए गौतम अडानी। इनकी टोटल संपत्ति है 115.6 बिलियन डॉलर। इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ दिया है। एलॉन मस्क सबसे ऊपर है 230 बिलियन डॉलर के साथ। इसके बाद है लुइस विटोन के बर्नार्ड आर्नोल्ड, ये दूसरे स्थान पर है, और अमेजन के जेफ बेजोस तीसरे स्थान पर है। देखिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रहा। खादी ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसने कार्यभार को संभाल लिया है? तो दोस्तों, इनका नाम है मनोज कुमार। मनोज कुमार हैज टेकन द चार्ज ऑफ न्यू चेयरमैन ऑफ खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। दोस्तों, किनके स्थान पर आ रहे हैं? तो विनय कुमार सक्सेना के स्थान पर ही आ रहे हैं। विनय कुमार सक्सेना कौन है? ये दिल्ली के प्रेजेंट में उपराज्यपाल बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? दिल्ली के उपराज्यपाल बनाए गए हैं। खादी और ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना 1956 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। यहाँ पे बात हमने नियुक्तियों की है, तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं हाल ही में हुई कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां। एनएससी के हाल ही में नए सीईओ बनाए गए आशीष कुमार चौहान। एनएससी के सीईओ कौन बनाए गए? आशीष कुमार चौहान। भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त बनाए गए मुस्तफिजुर रहमान। रेल टेल के सीएमडी बनाए गए संजय कुमार। हाल ही में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी बनाए गए हैं राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम है इनका? राजेंद्र प्रसाद इनका नाम है। यूरेका फोर्ब्स के हाल ही में प्रमुख बनाए गए हैं, इनका नाम है प्रतीक पोटा। क्या नाम है इनका? प्रतीक पोटा इनका नाम है। देखिए फ्रेंड्स, ये था 18 से लेके 24 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन और टेस्ट। अब मैं आपसे प्रश्न करूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। पहला प्रश्न ये रहा, ओएनजीसी के चेयरमैन कौन है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। संघाई सहयोग संगठन, इसको की स्थापना कब की गई थी? स्वनिर्भर नारी योजना किस राज्य से रिलेटेड है? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना कब की गई? हाल ही में किस देश ने FIH महिला हॉकी विश्व कप को जीता है? इन पांचों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देने हैं। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप यहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं। दोस्तों, पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।